सभी को नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आरटीई एक्ट 2009। आरटीई एक्ट 2009 जिसको बोलते हैं निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, यानी आरटीई एक्ट 2009 है, उसका नाम है निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। ये आरटीई एक्ट राज्यसभा द्वारा इस बिल को कब मंजूरी मिली? 20 जुलाई 2009। लोकसभा द्वारा आरटीई बिल को मंजूरी मिली 4 अगस्त 2009। तत्कालीन राष्ट्रपति थे उस समय, उनके द्वारा आरटीई बिल को मंजूरी मिली 26 अगस्त 2009। तो ये जो 3 डेट है वो याद रखें कि राज्यसभा द्वारा आरटीई एक्ट को कब मंजूरी मिली? 20 जुलाई को, और लोकसभा द्वारा 4 अगस्त 2009 को, और उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति थे प्रतिभा पाटिल, उनके द्वारा 26 अगस्त 2009 को मंजूरी मिली। उसके बाद आरटीई एक्ट 2009 है वो संपूर्ण भारत में कब लागू हुआ? यानी जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत में 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। आरटीई एक्ट संपूर्ण भारत में लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 से, सिर्फ जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर। अब राजस्थान के संदर्भ में बात करें, राजस्थान के संदर्भ में, तो राजस्थान की जो विधानसभा है उसके द्वारा एक संशोधन पारित किया गया 29 मार्च 2011 से, जो राज्य में निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम लागू किया, यानी 1 अप्रैल 2011 से। यानी राजस्थान में जो निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम है वो 1 अप्रैल 2011 से लागू हुआ। अब जो आरटीई एक्ट 2009 है उसकी संरचना देखते हैं कि इसमें अध्याय कितने हैं, धाराएं कितनी हैं, अनुसूचियाँ कितनी हैं। आरटीई एक्ट 2009 की संरचना में देखिए, उसमें कुल अध्याय है 7, कुल अध्याय है, उनकी संख्या है 7, और इन 7 अध्याय में सबसे बड़ा अध्याय है 4 नंबर, जिसमें धारा 12 से 28 तक धाराएं दी हुई है। यानी इसमें सबसे बड़ा अध्याय 4 नंबर है, इसमें कुल 17 धाराएं हैं। यानी आरटीई एक्ट 2009 की संरचना है, उसमें कुल अध्याय तो है 7, सबसे बड़ा अध्याय है 4 नंबर, जिसमें कुल 17 धाराएं हैं। और आरटीई एक्ट 2009 की संरचना में कुल धाराएं हैं कितनी? वो है 38 धाराएं हैं, और अनुसूची कितनी है? 1 अनुसूची इसमें। अब इस अनुसूची में क्या है देखिए, इस अनुसूची 1 में मुख्य प्रावधान क्या है ये बताएंगे। जैसे प्राथमिक कक्षाएं हैं और उच्च प्राथमिक कक्षाएं, इन 2 तरह की कक्षाएं होगी। प्राथमिक कक्षाएं, उनके लिए पूरे वर्ष में शिक्षण दिवस होंगे 200 दिवस, यानी 200 दिन होंगे पढ़ाने के। उसके अलावा हम बात करें उच्च प्राथमिक विद्यालयों में, उसमें 220 दिवस है। और शैक्षणिक घंटे देखे जाए तो प्राथमिक कक्षाओं के लिए शैक्षणिक घंटे हैं 800, और उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए 1000 घंटे निर्धारित किए गए हैं। इन दोनों में विशेष बातें ध्यान दीजिए। अध्यापक को प्रति सप्ताह 45 घंटे, जिसमें तैयारी सहित घंटे भी शामिल है। यानी प्रति सप्ताह अध्यापक को पढ़ाने के जो कार्य बताए वो 45 घंटे हैं, जिसमें तैयारी सहित भी घंटे शामिल किए गए। अब बात करते हैं हम इनके बारे में आगे। अध्याय नंबर 1, जो अध्याय टोटल थे 7, उसमें अध्याय नंबर 1 में क्या बात की है? अध्याय नंबर 1 में, धारा नंबर 1 में कहा गया है कि अब 1 अप्रैल 2010 को जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू किया गया। यानी आरटीई एक्ट 2009 है वो लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 से, सिर्फ जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत के अंदर, यानी 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। अब थोड़ा इसमें ध्यान दीजिए कि ये आरटीई एक्ट 2009 है वो किस में लागू नहीं होता? जैसे मदरसे हैं, ये मदरसों में लागू नहीं होता। वैदिक पाठशालाएं हैं, वहाँ लागू नहीं होता। धार्मिक प्रशिक्षण देने वाले जो विद्यालय है उसमें लागू नहीं होता आरटीई एक्ट 2009। धारा नंबर 2 में बताया गया है कि इसमें जो परिभाषाएं दी हुई है, जो आरटीई एक्ट 2009 की जो परिभाषाएं हैं, उसमें परिभाषाओं का वर्णन किसमें है? धारा नंबर 2 में। अब बात करते हैं अध्याय नंबर 2 की। अध्याय नंबर 2 में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है, उसके बारे में बताया गया है। जैसे धारा नंबर 3 में कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष का कोई भी बालक, उसका अधिकार है कि वह निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करेगा। यानी बच्चे का अधिकार है कि 6 से 14 वर्ष का कोई भी बालक है, उसका अधिकार है कि वह निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करेगा। लेकिन इसमें मेन बात है कि समुचित जो व्यवस्था है वो सरकार द्वारा की जाएगी। यानी बच्चों के लिए जो अनिवार्य शिक्षा है उसकी व्यवस्था कौन करेगी? समुचित सरकार करेगी। यह धारा नंबर 3 में कहा गया।
धारा नंबर 4 की बात देखिए। धारा नंबर 4 में है आयु के आधार पर प्रवेश, यानी जो आयु है बच्चे की उस आधार पर बच्चे को प्रवेश मिलेगा। नोट करके देखिए, इसमें लिखी हुई है बात कि कोई भी बालक किसी भी कारणवश शिक्षा की मुख्य धारा को छोड़ देता है और कुछ वर्षों बाद मुख्य धारा से जुड़ना चाहता है तो ऐसी स्थिति में स्थानीय प्रशासन या सरकार या स्थानीय अभिभावक सभी का दायित्व होगा कि उस बालक को आयु के आधार पर प्रवेश दिया जाए। यानी जो बच्चा जिस आयु का है उसी आयु के अकॉर्डिंग उसको प्रवेश दिया जाएगा। उदाहरण तौर पे समझते हैं, यदि बालक की आयु 10 वर्ष है तो आरटी एक्ट 2009 की धारा नंबर 4 में, धारा नंबर 4 है, उनके प्रावधानों के अनुसार उसे कक्षा 5 में बैठाया जाएगा। यानी कि उसकी उम्र 10 साल है, इसलिए उसको कक्षा 5 में बिठाया जाएगा। अगर 9 साल का होता तो उसे कक्षा 4 में बिठाया जाता। धारा नंबर 5 में कहा है टीसी यानी विद्यालय स्थानांतरण प्रमाण पत्र, यानी टीसी का प्रावधान धारा नंबर 5 में है। यानी यह जो धारा है 5 नंबर, इसमें प्रावधान किया गया है कि कोई भी बालक प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने के दौरान विद्यालय स्थानांतरण करता है तो विद्यालय स्थानांतरण के साथ साथ बालक के सभी अधिकारों का भी स्थानांतरण किया जाएगा। अध्याय नंबर 3 की बात करते हैं। अध्याय नंबर 3 जिसमें समुचित सरकार और माता पिता के अधिकार उनके बारे में बताया गया है। अध्याय नंबर 3 में, अध्याय नंबर 3 धारा नंबर 6 में कहा गया है कि विद्यालयों की स्थापना कैसे की जाए। यानी इसमें प्रावधान है विद्यालयों की स्थापना। जैसे प्राथमिक विद्यालय है यानी 1 से 5वीं तक, वो विद्यालय हर 1 किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर, प्रति 1 किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर के बीच में दायरे में प्राथमिक विद्यालय खोला जाएगा। आरटी एक्ट 2009 की धारा नंबर 6 में प्रावधान है कि प्रत्येक 1 किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर के दायरे में प्राथमिक विद्यालय खोला जाएगा और उच्च प्राथमिक विद्यालय यानी 6ठी से 8वीं तक वो 2 से 2.5 किलोमीटर के दायरे में, प्रत्येक 2 से 2.5 किलोमीटर के दायरे में उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की जाएगी। यानी विद्यालयों की स्थापना धारा नंबर 6 में बताया गया। धारा नंबर 7 में कहा है कि केंद्र और राज्य का वित्तीय अनुपात क्या होगा। यानी आरटी एक्ट 2009 के अनुसार केंद्र और राज्य का वित्तीय अनुपात क्या रहेगा। केंद्र का 60% और राज्य का 40%, यानी केंद्र का 60%, राज्य का 40%, याद रखें। लेकिन विशेष तौर पर जो पूर्वोत्तर राज्य है उनके लिए यह अनुपात 90-10 का रहेगा, 90-10 का। अब पूर्वोत्तर राज्य कौन कौन से, नोट करके विशेष तौर पे बात लिखी हुई है कि वर्ष 2018 से पूर्व तक पूर्वोत्तर राज्यों की संख्या 7 थी। 2018 तक पूर्वोत्तर राज्यों की संख्या 7 थी। वर्तमान में 2 और राज्य जोड़ दिए गए हैं, यानी 7 तो पहले थे, 2 और जोड़ दिए गए, टोटल हो गए 9। तो जुड़े कौन से, हिमाचल और उत्तराखंड, 2 जुड़े, हिमाचल और उत्तराखंड। उनके लिए जो प्रावधान है वित्तीय अनुपात का वो है 90-10 का। वैसे सीधा पूछा जाए केंद्र राज्य का वित्तीय अनुपात है 60-40 का और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 90-10 का। अब पूर्वोत्तर राज्य टोटल जो 9 हुई है, 9 राज्य बने हैं, उन 9 राज्यों के नाम हैं। जैसे नंबर 1 मेघालय, नंबर 2 असम, नंबर 3 त्रिपुरा, नंबर 4 अरुणाचल प्रदेश, नंबर 5 नागालैंड, नंबर 6 मणिपुर, नंबर 7 मिजोरम, नंबर 8 हिमाचल प्रदेश, नंबर 9 उत्तराखंड। जो 2 जुड़े हैं वो हिमाचल और उत्तराखंड। धारा नंबर 8 की बात करते हैं। धारा नंबर 8 में कहा गया कि समुचित सरकार है उसके अधिकार और कर्तव्य क्या होंगे, ये बात कही गई है धारा नंबर 8 में। धारा नंबर 9 में है जो सरकार समुचित सरकार है उसके अधिकारी वर्ग के अधिकार और कर्तव्य, जो अधिकारी वर्ग है उनके अधिकार और कर्तव्य धारा नंबर 9 में। धारा नंबर 10 में है अभिभावकों के अधिकार और कर्तव्य, यानी अभिभावक है उनके अधिकार और कर्तव्य धारा नंबर 10 में। क्या है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा के लिए वो प्रेरित करें। उनको कौन, अभिभावक। अभिभावकों के अधिकार और कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष के बाद बच्चों को प्राथमिक शिक्षा के लिए उन्हें प्रेरित करें, धारा नंबर 10 में। धारा नंबर 11 में है समुचित जो सरकार है उसका दायित्व है कि 0 से 6 वर्ष के बालक, ध्यान दीजिए, 0 से 6 वर्ष के बालक बालिकाओं की व्यवस्था समुचित सरकार द्वारा की जाएगी। ध्यान दीजिए, अध्याय नंबर 3 में धारा नंबर 6 में है विद्यालयों की स्थापना। विद्यालयों की स्थापना
पता चल गया होगा। प्राथमिक विद्यालय इनके लिए 1 से 1.5 किलोमीटर के दायरे में होने चाहिए और उच्च प्राथमिक विद्यालय वो 2 से 2.5 किलोमीटर के दायरे में होने चाहिए। धारा नंबर 7 में कहा गया है कि केंद्र और राज्य का वित्तीय अनुपात क्या होना चाहिए। केंद्र और राज्य का वित्तीय अनुपात है 60-40 का, लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों के लिए यह अनुपात 90-10 का रहेगा। अब पूर्वोत्तर राज्यों की संख्या कितनी होगी, 7 पहले थे 2018 तक, और अब 2 और जुड़े हैं, हिमाचल और उत्तराखंड, टोटल हो गए 9 कौन कौन से हुए, मेघालय, असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, हिमाचल और उत्तराखंड। धारा नंबर 8 में समुचित सरकार के अधिकार और कर्तव्य, यानी समुचित सरकार है उसके अधिकार और कर्तव्य धारा नंबर 8 में, और धारा नंबर 9 में है अधिकारी वर्ग के अधिकार और कर्तव्य। धारा नंबर 10 में है अभिभावकों के अधिकार और कर्तव्य, और 11 में क्या है 0 से 6 वर्ष के जो बालक है उन बालकों की व्यवस्था सरकार द्वारा की जाएगी। समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं अध्याय नंबर 4 में। अध्याय नंबर 4 की बात करते हैं, उसमें धारा नंबर 12 में कहा गया है कि सभी निजी शिक्षण संस्थान यानी प्राइवेट जो संस्थाएं हैं वे अपने विद्यालय के कक्षा प्रथम के कुल छात्र संख्या का 25% सीटें निर्धन वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित है। यानी जो प्राइवेट स्कूल है उनमें कक्षा प्रथम से छात्र संख्या जो मान लेते हैं 100 है, उसमें 25% सीटें निर्धन वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित है। यानी वे अभिभावक जिनकी वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है उनको ये सुविधा मिलेगी। यह आरक्षण नोट करके एक बात लगी, इस आरक्षण का लाभ एक बार छोड़ देने पर दोबारा आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, यानी उसे आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो धारा नंबर 12 में क्या है कि जो प्राइवेट निजी शिक्षण संस्थान हैं उनमें 25% सीटें निर्धन वर्ग के उन बालकों के लिए है जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 2.5 लाख से कम हो। धारा नंबर 13 में प्रवेश के समय बालक से किसी प्रकार का प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाएगा। 13 में है प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाएगा। धारा नंबर 14 में है कि उसके प्रवेश के समय उस बच्चे से किसी प्रकार के दस्तावेज की मांग नहीं की जाएगी। धारा नंबर 15 से याद रखें 30, बालक के प्रवेश की अंतिम तिथि है 30 सितंबर। प्रवेश की अंतिम तिथि क्या है 30 सितंबर है, लेकिन फिर भी संपूर्ण वर्ष के दौरान कभी भी बच्चा प्रवेश ले सकता है। वैसे तारीख क्या दी है 30 सितंबर तारीख दी है, लेकिन फिर भी बच्चा चाहे तो संपूर्ण वर्ष के दौरान कभी भी प्रवेश ले सकता है। धारा नंबर 16 का अदा करें 8, यानी 8वीं तक कोई भी फेल नहीं करेगा। यानी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने पर बालक का किसी भी स्तर पर ठहराव या अवरोधन नहीं किया जाएगा। मतलब कि बच्चा है 8वीं तक, जब तक 8वीं तक पढ़ेगा उसे फेल नहीं किया जाएगा। धारा नंबर 17 में बालक का शारीरिक शोषण नहीं किया जाएगा। धारा नंबर 17 में है कि बालक का शारीरिक शोषण नहीं किया जाएगा। धारा नंबर 18 में कोई विद्यालय सरकार द्वारा कोई भी विद्यालय वो सरकार द्वारा मानकों को पूरा करता है तो उसे विद्यालय संचालन की अनुमति दी जाएगी। यानी कोई भी विद्यालय जो सरकार के वो मानक है उन मानकों को पूरा करता है तो विद्यालय संचालन की अनुमति दी जाएगी। धारा नंबर 19 में कहा गया है कि कोई विद्यालय सरकार के परिवर्तन मानकों को पूरा नहीं करता है, पहले 18 में तो था मानकों को पूरा करता है तो विद्यालय संचालन की अनुमति, अगर वो पूरा नहीं करता तो उस विद्यालय की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। धारा नंबर 20 में समुचित सरकार को यह अधिकार प्राप्त है कि वह विद्यालय स्थापना के तय किए गए मानकों में परिवर्तन कर सकता है। यानी जो मानक उन्होंने निर्धारित किए हैं उन मानकों में सरकार है, समुचित सरकार जो व्यवस्था कर रही है वो अपने उन मानकों में परिवर्तन कर सकती है। तो समझ में आया होगा अध्याय नंबर 4, जिसमें ये अध्याय नंबर 4 सबसे बड़ा है, आपको बताया था। इसमें जो धाराएं हैं 12, जिसमें 25% जो निर्धन वर्ग के बच्चे हैं उन्हें आरक्षित वर्ग निर्धन वर्ग को आरक्षण का लाभ मिलेगा और सीटें 25% मिलेगी। इसके अलावा धारा नंबर 13 में है कि उसे प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाएगा, और 14 में था कि दस्तावेज की मांग नहीं की जाएगी, और 15 का 30 याद रखें कि 30 सितंबर तक उसकी प्रवेश की अंतिम तिथि है। अगर फिर भी संपूर्ण वर्ष के दौरान कभी भी वो प्रवेश ले सकता है। फिर धारा नंबर 16 का मैंने कहा था 8 तक याद रखना, मतलब 16 का 8 यानी 8वीं तक कोई फेल नहीं करेगा। फिर धारा नंबर 17 में था शारीरिक शोषण नहीं किया जाएगा, और 18 में यदि कोई विद्यालय सरकार द्वारा तय मानकों को अगर पूरा करता है तो विद्यालय उसे संचालन की अनुमति दी जाएगी। और 19 में अगर उन मानकों को पूरा नहीं करता है तो विद्यालय की मान्यता रद्द की जाएगी। और धारा 20 में कि समुचित सरकार को अधिकार है कि वह विद्यालय स्थापना के तय किए गए मानकों में परिवर्तन कर सकता है।
उम्मीद है अध्याय नंबर 4 भी आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। धारा 21 उसमें है विद्यालय प्रबंध समिति का गठन, यानी विद्यालय उसकी प्रबंध समिति होती है, उसका गठन किस प्रकार से किया जाएगा। अब आपने पढ़ा होगा वैसे तो, क्योंकि एसएमसी और एसडीएमसी दो तरह की विद्यालय की प्रबंध समिति का गठन किया जाता है, तो ये आपका अलग से टॉपिक बनता है, उसमें हम पढ़ेंगे। धारा नंबर 22 में क्या है, वार्षिक विकास योजना, यानी वार्षिक जो विद्यालय की विकास योजना है वो किस तरह से बनाई जाए, संस्थागत नियोजन किस तरह से किया जाए, वो धारा नंबर 22 में है। धारा नंबर 23 में है शिक्षकों की योग्यता और अयोग्यता के बारे में बताया गया, धारा नंबर 23 में। धारा नंबर 24 में शिक्षकों को आदर्श व नैतिक चरित्र वाला होना चाहिए, ये शिक्षकों का दायित्व है कि शिक्षकों को कैसा होना चाहिए, धारा नंबर 24 के अनुसार कि शिक्षकों को आदर्श व नैतिक चरित्र वाला होना चाहिए। धारा नंबर 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिए, छात्र शिक्षक अनुपात, यानी जो विद्यालय है उसमें विद्यार्थी और शिक्षकों का अनुपात क्या होना चाहिए, शिक्षक कितने होने चाहिए, कितने विद्यार्थियों पे। तो जो एक तो होती है प्राथमिक शिक्षा और दूसरी होती है उच्च प्राथमिक शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा जो पहली से 5वीं तक और उच्च प्राथमिक शिक्षा 6 से 8 तक। इसमें देखिए जो विद्यार्थी, जहाँ विद्यार्थियों की संख्या 60 हो तो वहाँ 2 शिक्षक लगेंगे, 61 से 90 हो तो वहाँ 3 शिक्षक लगेंगे, और 91 से 120 हो तो वहाँ 4 शिक्षक लगेंगे, यानी मतलब 30 पे 1 बता रहे हैं, 60 पे 2, 61 से 90 पे 3, 91 से 120 पे 4। फिर 121 से 150 के बीच में 5 अध्यापक और 1 प्रधानाध्यापक की व्यवस्था की जाएगी। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये जो 121 से 150 के बीच में अगर विद्यार्थी होते हैं तो वहाँ 5 अध्यापक प्लस 1 प्रधानाध्यापक की व्यवस्था की जाएगी। यानी प्राथमिक विद्यालय में छात्र संख्या अगर 200 से अधिक हो जाती है, अगर उन विद्यालयों में संख्या छात्रों की 200 से अधिक हो जाती है तो शिक्षक अनुपात क्या हो जाएगा, 40:1। वैसे तो छात्र शिक्षक अनुपात है 30:1, लेकिन छात्र शिक्षकों के अनुपात में अगर छात्र की संख्या बढ़ जाती है तो उसमें शिक्षकों का अनुपात 40:1 हो जाता है। उच्च प्राथमिक विद्यालय 6 से 8 तक, वहाँ विद्यार्थियों की संख्या 35:1 होगा। यानी ध्यान दीजिए, प्राथमिक शिक्षा में तो है 30:1 और उच्च प्राथमिक शिक्षा में है 35:1, लेकिन छात्रों की संख्या 200 से अधिक होती है तो वहाँ 40:1 हो जाएगा। उसके बाद में धारा नंबर 26 की बात करते हैं। किसी भी विद्यालय में, धारा नंबर 26 में किसी भी विद्यालय में 10% से अधिक शिक्षकों के पद खाली नहीं होने चाहिए, ये धारा नंबर 26 में प्रावधान है। धारा नंबर 27 में शिक्षक शिक्षण के अतिरिक्त, यानी शिक्षण तो करवाता ही, पढ़ाता तो है ही, इसके अतिरिक्त उसे 3 और कार्य है, उनमें उनकी ड्यूटी लगाई जाती है, जिनमें 1 नंबर है जनगणना में, 2 नंबर है निर्वाचन कार्य में और 3 नंबर है राष्ट्रीय आपदा में। जनगणना में आपने देखा होगा, निर्वाचन में जब भी निर्वाचन किया जाता है किसी भी तरह का तो उसमें शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जाती है। और राष्ट्रीय आपदा अभी आपने देखा होगा, कोरोना काल में भी सभी शिक्षक वो अपना काम कर रहे थे। उसके अलावा धारा नंबर 28 में कोई भी शिक्षक अपने निजी शिक्षण या प्राइवेट ट्यूशन नहीं करवाएगा, यानी कोई भी शिक्षक है वो निजी शिक्षण या प्राइवेट ट्यूशन नहीं करवा सकता, ये धारा नंबर 28 में है। अब आगे बात करते हैं अध्याय नंबर 5 की। अध्याय नंबर 5 में प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम उनका पूरा किया जाना, ये बातें कही गई है। धारा नंबर 29 और 30 आएगा अध्याय नंबर 5 में। धारा नंबर 29 में कहा गया है कि पाठ्यक्रम में ऐसी कोई वस्तु शामिल नहीं की जाए जो समाज या जाति धर्म से संबंधित हो, यानी ऐसी कोई वस्तु पाठ्यक्रम में शामिल नहीं की जाएगी जिससे समाज, जाति या धर्म से संबंधित हो, यानी कोई भी समाज या जाति या धर्म से संबंधित पाठ्यक्रम में कोई वस्तु शामिल नहीं करेंगे। धारा नंबर 30 में है 8वीं तक बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन नहीं होगा। धारा नंबर 30 में कहा गया है कि 8वीं तक बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन नहीं होगा। अब बात करते हैं अध्याय नंबर 6 की। उसमें बाल के अधिकार और संरक्षण के बारे में बताया गया है। धारा नंबर 31, अध्याय नंबर 6 में धारा नंबर 31 में कहा गया है कि बाल अधिकार है उनका अगर हनन होता है, बाल अधिकार के हनन के संबंध में शिकायत की प्राप्ति का उल्लेख है कि बच्चा शिकायत कर सकता है अगर बालकों के अधिकारों का हनन होता है।
32 में, धारा नंबर 32 में कहा गया कि धारा नंबर 31 के तहत अगर कोई शिकायत आती है तो उसका सत्यापन और निरीक्षण हेतु उच्च अधिकारी तक मुकदमा या अधिकारी तक कोई बात है वो पहुंचाई जाएगी। यानी धारा नंबर 31 के तहत प्राप्त शिकायत पत्र को सत्यापन और निरीक्षण हेतु उच्च अधिकारी तक पहुंचाया जाएगा। धारा नंबर 33 में कहा है कि केंद्रीय सलाहकार परिषद का गठन किया जाए। अब ये होती क्या है, आरटी एक्ट जो 2009 के नियम जो बनाए उनमें अगर संशोधन करना है या समस्या कोई आ रही है, उन समस्या को समाधान करने हेतु केंद्र स्तर पर केंद्रीय सलाहकार परिषद का गठन किया गया, धारा नंबर 33 में का। धारा नंबर 34 में राज्य सलाहकार परिषद का गठन, अब राज्य में होती है। धारा नंबर, अध्याय नंबर की बात करें अब आगे, अध्याय नंबर 7 उसमें हम बात करते हैं। अध्याय नंबर 7 में धारा नंबर 35 में कहा गया है कि इस अधिनियम को लागू करने के संबंध में अधिकारियों को निर्देश, यानी आरटी एक्ट 2009 की जो अधिनियम है उसको लागू करने में अधिकारियों को जो निर्देश दिए गए हैं वो धारा नंबर 35 में। धारा नंबर 36 में अगर कोई कर्मचारी गलत व्यवहार करता है तो उसके शिकायत दर्ज की जाएगी, यानी धारा नंबर 36 में कर्मचारी अगर गलत व्यवहार करता है तो शिकायत दर्ज की जाए। धारा नंबर 37 में 36 की जो शिकायत आती है उसका निष्पक्ष जांच हो, यानी जो कर्मचारी गलत व्यवहार करता है तो उसकी जांच हो, वो निष्पक्ष हो, ये धारा नंबर 37 में प्रावधान है। धारा नंबर 38 में जो सभी धाराओं की बात करता है, क्या कहता है, समुचित सरकार सभी धाराओं में परिवर्तन का अधिकार रखती है। यानी सरकार है वो जितनी भी धाराएं हमने पढ़ी है, कितनी धाराएं, टोटल 38 धाराएं पढ़ी है, उन 38 धाराओं में समुचित सरकार को अधिकार है कि उन धाराओं में परिवर्तन का अधिकार रखती है, यानी इन सभी धाराओं में वो परिवर्तन कर सकती है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।